सोर्सेज, वो चाहे रोड से हो, चाहे एयर से हो, चाहे रेल से हो, चाहे सी से हो, उसमें जो भी इंजरीज प्रोड्यूस होती हैं वो इसके अंदर हम क्लासीफाई करते हैं। बेसिक हमने इसमें करना क्या है कि किस किस तरह की इंजरीज होती हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं पेशेंट इमरजेंसीज के अंदर, और कैसे आपने उसको मेंशन करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है इंजरीज को, क्या क्या इंजरीज मिल सकती है, कैसे उससे बचा जा सकता है, इनको प्लान करो। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजरीज हम लोग जो कर रहे हैं अभी वो है, जो हमारा फोकस है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए जिसको कहते हैं। ये इमरजेंसी के अंदर जो सबसे ज़्यादा सर्जरी में केस रिपोर्ट होते हैं वो आरटीए के होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के। छोटी सी गलती बन जाती है। ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की सेफ सिटी वालों ने वीडियो जो रिलीज करते हैं और देखो जरा, यहाँ देखो सिग्नल। What are the most common causes of road traffic accident? Overspeeding, non-following of the signals, rash driving, non-wearing of helmets. ये टू व्हीलर, थ्री व्हीलर सबसे ज्यादा। ठीक है, इसमें मल्टीपल आपको व्हीकल्स नजर आ रही है, मल्टीपल इंजरीज आपको इसमें नजर आ रही है। ये रेसिंग एड्रेनलिन रश, ठीक है। इसमें ये वीडियो है, ये अगर आप इनका पेज कर लो तो ये रिलीज करते रहते हैं इस तरह के, क्यों सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और क्या वजह होती है। अब इस वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें दिखाई हैं उसमें अगर आपसे पूछने व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ आरटीए, जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सबसे ज़्यादा कॉजेज क्या होती हैं? फास्ट ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, अंडर एज ड्राइविंग। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड एज पर WHO। अगर आप WHO की वेबसाइट खोलो तो उस पर अगर देखोगे कॉज ऑफ डेथ किस किस तरह से सबसे ज़्यादा होती हैं, ऑर्गेनिक के बाद ये फिफ्थ नंबर पे आती है। पाकिस्तान में अराउंड 2% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से होती है। जब हाउस जॉब करोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाओगे, वहाँ पे सर्जरी के केसेस जो आते हैं वो ज़्यादातर यही आते हैं। अब इसमें हमने देखा क्या होता है कि इंजरीज किस तरह की होती हैं, क्या क्या इंजरीज मिल सकती है, किस किस को इंजरीज हो सकती है और क्या क्या मिल सकती है। आप बताओ, आप दोनों में से कोई, किस किस को इंजरी हो सकती है और किस किस तरह की हो सकती है, बताओ। उठ जाओ, शाबाश, दोनों उठ जाओ, बताओ। हाँ, क्या कहते हैं उसको? ड्राइवर के बाद और ऑक्यूपेंट इंजरी, और किसको हो सकती है? पेडेस्ट्रियन जो सामने आ रहा है वो पेडेस्ट्रियन भी हो सकता है, वो बाइक पे भी हो सकता है, वो कार पे भी हो सकता है, ठीक है। और अब वो बताओ जो बातें कर रहे थे आप, उसमें वो भी ऐड कर देता हूँ उसके तीसरी लाइन। तो ये इंजरीज हमने देखनी होती है, इंजरी टू द ऑक्यूपेंट एंड इंजरीज टू द पेडेस्ट्रियन, या जो सामने हमें कार या बाइक पे भी आ रहे होते हैं, इनमें किस किस तरह की हमें मिलती है। तो क्लासिफिकेशन अगर कोई कहे ट्रांसपोर्टेशन इंजरीज की क्या होगी, तो इसमें जो जैसा मैंने आपको बताया था कि आरटीए भी हो सकता है, रेलवे भी हो सकती है, सी भी हो सकता है, एयर क्रैश भी हो सकता है। हमने फोकस करना है अभी आरटीए पे, किस तरह की हमें इंजरीज मिलती है। ये जो भी मैंने आपको बताया है, कॉजेज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह की इंजरीज होती है, फिर किस तरह से एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। ये फोरेंसिक साइंस एजेंसी जब आप जाओगे तो उनका पूरा क्राइम सीन 4th फ्लोर पे बना हुआ है, किस तरह से वो आपको दिखाएंगे करके कि वहाँ पे किस तरह से पुलिस की ट्रेनिंग की जाती है, तो किस तरह से एविडेंस को देखा जाता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या सुसाइड होमिसाइड के केसेस में। लीगल इश्यूज क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, अभी मैंने मैसेज भी किया था आपको डॉक्यूमेंटेशन का। कॉजेज ऑफ आरटीए में मैकेनिकल कॉजेज है सबसे पहले, गाड़ियों में या बाइक्स पे या 2 व्हीलर 3 व्हीलर पे टायर बस्ट हो सकता है, ये रॉड टूट सकती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग
इसका मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, एक रिसेंट केस हुआ था मरी में, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से एसी चला के सो गए और वो एग्जॉस्ट बंद हो गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अपनी वो सारी मिक्स हो गए, साइलेंट डेथ उन्होंने वो मरी में जो हुई थी 2 साल पहले, वो इसी वजह से हुई थी। फिर स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल्स, ये 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर या 3 व्हीलर जो होते हैं उनके अंदर हमें ज़्यादा देखने में मिलती है इंजरीज। ज़्यादातर जो केसेस प्रेजेंट होते हैं एक्सीडेंट्स के, उनमें अगर 100 केस रिपोर्ट हुए हैं डेली के एमरजेंसी के अंदर, तो उसमें 50 केसेज या 70% केसेज जो क्या आते हैं बाइक्स के, रिक्शाज के, हेड इंजरीज के। इसीलिए अभी ये जो ड्राइव चल रही है आजकल अंडर एज ड्राइविंग की, लाइसेंस चेक कर रहे हैं या हेलमेट की पाबंदी का कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि हेड इंजरी के इतने ज़्यादा केसेज आते थे और फैटल केसेज आते थे बहुत ज़्यादा, जो हमने भी देखे हैं। हेलमेट को इसलिए नहीं कह रहे कि पैसे चाहिए उनको या चलान करना है, सेफ्टी के लिए ही पहनवा रहे हैं। अंडर एज ड्राइविंग, पर्सनल और ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर क्या आता है, इनएक्सपीरियंस या अंडर एज ड्राइवर। ये जिंची रिक्शा अंडर एज ड्राइवर चला रहे होते हैं 15-15 साल के, उनको रूल्स नहीं पता, ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस वैसे बनता है, टेस्ट होते नहीं है, व्हीलिंग करते हैं और बड़ी वजह। फिर कुछ जब हम फॉर्म फिल करते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल, तो आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि जब हम लाइसेंस का मेडिकल फॉर्म फिल करते हो तो उस पर 5-7 उसकी हेडिंग्स होती हैं कि इनको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं, इनको कोई हियरिंग इशू तो नहीं, विजन इशू तो नहीं, कोई एपिलेप्सी का इशू तो नहीं, ये पूरी उसके अंदर कॉलम्स होते हैं। विजन के अंदर उन्होंने लिखा होता है अगर विजन इशू है तो इज इट करेक्टेड विद ग्लासेस और लेंसेज, ये उस पर आपने लिखना होता है, अगर है तो यस आपको या मुझे लगी हुई है तो मैंने उसको यस फिल करना है, यस एंड इट इज करेक्टेड। अगर कोई और डिसेबिलिटी इशू है वो उस पर मेंशन करना होता है। तो ये उसकी रीजन में भी आ जाता है, अगर नहीं होगा तो फिर लॉस ऑफ विजन, अगर विजन इतनी नहीं है, कलर ब्लाइंड है या एक साइड की विजन नहीं है, लाइसेंस मिल गया उसको, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है ज़ाहिर। कुछ डिजीजेज होती हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, या आपने वीडियोस देखी होंगी कि ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, कैमरा बस के अंदर लगा होता है, उससे अक्सर वीडियोस आ जाती हैं, तो सडन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हुआ और बस का एक्सीडेंट हो गया। तो ये इसलिए कहते हैं, ये जो कंपनीज होती हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि पहले ड्राइवर को रखने से पहले उसकी पूरी टेस्टिंग की जाती है। डेथ तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन पूरी टेस्टिंग करके फिर लाइसेंस देते हैं, फिर हायर करना चाहिए, करते हैं। फिर रिस्क फैक्टर्स में फटीग या कोई ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स रिलेटेड कोई मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन या फिर स्लीप मेडिसिन, उसका हैंगओवर होता है। फिर फटीग, ये 12-12, 24-24 घंटे की ड्यूटीज़ करके डॉक्टर्स अक्सर, बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं कि आउट ऑफ सिटी से ट्रैवल कर रहे होते हैं, या आपके ही एक कैडेट था, नाम ये भूल गया, उनका एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद में, बाइक, आपका सीनियर था 2 से 3 साल, नाम नहीं याद आ रहा, ड्यूटी करके वापस आ रहा था बेचारा, और बाइक से, और लॉन्ग ड्यूटी थी, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई ऑन स्पॉट। तो ये फटीग इसके अंदर आती है। फिर उसके बाद आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं मोटरवे पे या हाईवे पे, तो जब आपको लगे कि थोड़ा सा फटीग है या नींद आ रही है, तो इसलिए कहते हैं कि टेक रेस्ट। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर शामिल होती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर स्लिपरी रोड्स, फॉग के अंदर इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। ये इसकी भी वीडियोस इस बार बहुत नहीं है, कार स्लिप हो रही है, मरी गए हैं तो कार स्लिप हो रही है, आपस में लग रही है, नीचे गिरी है। डेंसिटी ऑफ व्हीकल, नहर के ऊपर अक्सर आपने कनाल रोड पे देखा होगा 4-5 गाड़ियाँ इकट्ठी लगी हुई हैं, ठीक है, एक ब्रेक लगाते हैं, जितनी आ रही होती है सारी कोलाइड करती हैं इकट्ठी। फिर गाने भी सुनने, एंड्रॉयड भी चलाना है साथ, तो ध्यान सारा होगा एंड्रॉयड टैबलेट के ऊपर आ जाती है। ये कॉजेज है। फैक्टर्स क्या होते हैं इसमें कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी इन्वॉल्व है, इम्पैक्ट किधर से, मोटिव क्या है जो एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सटेंट कितना है इंजरी का, वो हमने देखनी होती है।
नंबर ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व, अगर सिंगल व्हीकल है इससे में क्या चीज़ आइडिया हो सकता है, मल्टीपल व्हीकल्स है तो उसमें क्या आइडिया हो सकता है। सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट है अगर और डेथ हुई है तो उसमें क्या ध्यान में आता है, कोई ड्राइवर की गलती है, सुसाइड हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और मोर देन वन व्हीकल एनवायरमेंटल नेचुरल एक्सीडेंट भी हो सकता है, होमिसाइड भी हो सकता है, किसी ने जान के मारा हो, जैसा डीएचए वाला केस भी हुआ था कि वो डबल दो स्टोरीज थी कि उनका फादर कह रहे थे कि इसने फुल स्पीड में लाके साइड नेटली मारा गाड़ी के अंदर। इस तरह से दो अगर एक से ज़्यादा व्हीकल्स हैं तो फिर वो शक में जाता है होमिसाइड पे या एक खुद किसी ने मारा है। इम्पैक्ट्स में बना सकता है फ्रंट इम्पैक्ट, लेटरल इम्पैक्ट या बैक इम्पैक्ट। उसके बाद मोटिव, क्या जैसा अभी मैंने बताया क्रैश विदाउट मोटिव या विद मोटिव। विदाउट मोटिव क्या कॉजेज हो सकती है, अभी जिस तरह मैंने नेचुरल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, सुसाइड हो सकती है। मोटिव में कोई जान के किसी ने मारा है। इंजरीज किस तरह की होती हैं, माइनर इंजरीज, अक्सर सिर्फ सर लगा है थोड़ा सा या हाथ में चोट आई है ड्राइवर को, थोड़ा स्क्रैच हुआ, जैसे वो इन्फ्लेमेशन हुई ठीक होगी, या सामने वाले पेडेस्ट्रियन को या व्हीकल वाले को माइनर इंजरी हुई, मॉडरेट इंजरी, सीवियर इंजरी और फेटल इंजरी। ये इनकी क्लासिफिकेशन है। फेटल इंजरी होती है ऑन स्पॉट डेथ। सीवियर इंजरीज होती हैं जिसमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ठीक है, एम्पुटेशन भी इसी में आ जाती है। क्रशिंग इंजरी भी आ जाती है, रोल ओवर जिसे कहते हैं। रिएक्शन टाइम क्या होता है, कोई बताएगा? प्रॉपर रिफ्लेक्स है कि यस, सिचुएशन आई तो कोई एग्जांपल इसकी, ठीक है, इधर से ये सो रहा है, इसको कैडेट इसको उठा के पूछो, इसके पीछे वाले को ये ड्राइव कर रहा था, अभी ड्राइव हो रही थी, सो गया, इसकी आँख लगी, एकदम सामने से गाड़ी आई, फिर उसकी आँख खुली, एकदम उसने एकदम से गाड़ी कंट्रोल की। अभी जिस मैंने इसको उठाया एकदम उठ के, इसने कहा ये वो भी उठ गया, उठ जाओ, सुबह होगी, ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, सामने से एकदम से कोई जानवर आ गया, एकदम से कोई गाड़ी आ गई, तो आपने फौरन एकदम से आपकी रिफ्लेक्स चली, आपने फौरन गाड़ी को कंट्रोल किया, ब्रेक लगाई या साइड पे किया। ये होता है आपका रिएक्शन टाइम माइंड का, ठीक है। कितनी देर में आप उसको इम्पैक्ट जो सामने आया है उसको देख के विजुलाइज करके आपका ब्रेन आपको कितनी देर में रिफ्लेक्सली बताता है कि अब आपने क्या करना है। ये जिस तरह आपने एकदम गाड़ी आई, उसकी रिफ्लेक्सेस काम की, उसने साइड से होकर निकाल ली गाड़ी, ये इसका रिएक्शन टाइम था। ये इसकी डेफिनेशन है कि आपको जब चीज़ सामने नजर आती है उसमें आपका माइंड फौरन काम करता है और आप उसका रिफ्लेक्स की एक्शन करते हो, इसको कहते हैं। तो ये 2.2 to 0.3 सेकंड होता है फॉर 12 फीट डिस्टेंस तकरीबन, ठीक है। कितनी देर में आपका माइंड आपका रिस्पॉन्ड करता है। अब ये रिएक्शन टाइम इंक्रीज कब होता है, किन किन कंडीशन में हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी को पता है सारा, इधर से भी बताओ। ड्राउजीनेस ड्यू टू ड्रग्स, मेडिकेशन, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, उसमें जब गाड़ी एकदम से सामने आएगी रिएक्शन टाइम फैसला करने में उसको मुश्किल पड़ेगी। या अगर आंखों में लाइट पड़ी है तो मैंने प्यूपिल्स का भी आपको बताया था कि उसका प्यूपिल्स का रिफ्लेक्स टाइम होता है, कंस्ट्रेट करते हैं एकदम से लाइट पड़ती है, फिर ग्लेयर पड़ता है, आप फौरन देखते हो, सामने कंट्रोल कर लेते हो, अकोमोडेशन फोकस आपका फौरन ठीक हो जाता है। लेकिन मेडिकेशन या अल्कोहल वगैरह की वजह से वो फोकस जो होता है वो स्लो हो जाता है, इसलिए रात को एक्सीडेंट्स भी जो ग्लेयर पड़ता है आंखों में तो उसकी वजह से ज़्यादा होता है। अगर विजन ठीक ना हो, जैसे रात को ग्लेयर पड़ता है ना आइज पे, लेकिन आप कंट्रोल कर लेते हो, फोकस आपका फौरन अडेप्टेशन जल्दी हो जाती है। इसमें इंजरीज किस तरह की होती हैं, टू द पेडेस्ट्रियंस
या व्हीकल ऑक्यूपेंट्स, फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट्स और रियर सीट ऑक्यूपेंट्स। ये इसमें मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था पिछले मैकेनिकल इंजरीज में। इम्पैक्ट के अगर याद करो मैंने बताया था इम्पैक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, कुछ याद है? इधर से ड्राइविंग के अंदर ही मैंने बताया था इम्पैक्ट पे क्या इंजरीज होगी, और मूव अगर उससे पीछे चले जाएं अवे फ्रॉम द इम्पैक्ट क्या इंजरीज होगी। इसकी कोई एग्जांपल मैंने बताई थी ड्राइविंग में। इधर से ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है तो इम्पैक्ट इंजरी और इम्पैक्ट से थोड़ा दूर क्या इंजरी मिलेगी हमें? हाँ जी, शाबाश। कि वो जो इम्पैक्ट एट द साइड ऑफ इम्पैक्ट क्या इंजरी होगी, और उसकी वजह से जो प्रेशर वेव जाएगी उसकी वो इम्पैक्ट से थोड़ा दूर जाके अपना इंजरी प्रोड्यूस करेगी। ये चीज़ 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर थी सारी इसमें आ जाती है। इंजरी टू ऑक्यूपेंट्स में एक तो होती है इंजेक्शन इंजरीज के फौरन एक्सीडेंट ऐसा हुआ सीट बेल्ट नहीं लगी हुई थी तो बंदा बाहर जाके गिरता है, ये भी होती है। और दूसरी होती है नॉन इंजेक्शन इंजरीज, इसमें सीट बेल्ट लगी होती है और फिर इंजरीज प्रोड्यूस होती है, जो मैंने आपको उस पिक्चर भी दिखाई। ये आगे सीट बेल्ट भी थी, ये इसकी सीट बेल्ट नहीं थी, ये एयरबैग खुला है, उसके बावजूद भी इंजरीज होती हैं एयरबैग के साथ भी, लेकिन बचत हो जाती है। अब ये देखो इसमें सीट बेल्ट लगी हुई है, इसमें नहीं है, इसमें कुछ बचत होगी लेकिन नेक्स्ट बैज या नेक इंजरीज फिर भी हो सकती है। तो इम्पैक्ट का बड़ा इसमें रोल होता है। फ्रंटल इम्पैक्ट है, लेटरल है, बैक इम्पैक्ट है। ये फ्रंटल इम्पैक्ट क्रैश होता है। ये मैंने आपको उसमें बताया था कि मल्टीपल इंजरीज होती हैं, ड्राइवर इंजरीज कहते हैं, ऑक्यूपेंट इंजरीज होती हैं। यहाँ से अगर शुरू करें कि स्पीड पे जा रहे हैं, इम्पैक्ट हुआ तो एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट ये डैशबोर्ड इंजरीज है, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्चर है, फिर उसके बाद ये चेस्ट फ्रैक्चर है, हेड इंजरी स्टीयरिंग पे लगा या शीशे के ऊपर लगा या कंप्रेस हो गया, सीट बेल्ट लगी हुई थी उधर ही वो कंप्रेशन हो गई उसकी, क्योंकि वो एयरबैग खुलता है उसका भी प्रेशर होता है ना, बचत भी हो जाती है लेकिन वो इंजरी भी प्रोड्यूस करता है। ये नहीं है कि इंजरी प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं होती। इनिशियल कॉन्टैक्ट एरिया है, फिर ये आगे जब आके लगा एकदम उसमें क्या इंजरी प्रोड्यूस होंगी और उसकी वजह से इनडायरेक्ट इंजरीज क्या होंगी, ये मैंने आपको उसमें बताई थी। ये विंडस्क्रीन इम्पैक्ट, स्कल जो है वो मूविंग कार जो है वो जाके एकदम से स्टेशनरी जगह पे या दूसरी कार पे जाके लगी है तो हेड जो है वो स्ट्राइक किया जाके विंडस्क्रीन पे या स्टीयरिंग के ऊपर, तो इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? फ्रंट ऑफ द हेड, ठीक है, फोरहेड पे। ये व्हिप्लैश इंजरी मैंने उसने बताया था, गाड़ी हिट करे या साइड से हिट करे या फ्रंट से बैक से, तो नेक की मूवमेंट जो होती है। अब इंजरीज अगर आपको पूछ लें ऑक्यूपेंट्स की क्या है, पेडेस्ट्रियन की क्या है, तो ऑक्यूपेंट में आप ये बता सकते हो, सारी खुद बता सकते हो, नंबर मिल जाएंगे, इजी है। पेडेस्ट्रियन की क्या इंजरीज हो सकती है वो भी अब आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें ये आगे डिटेल आएगी इनकी। विंडस्क्रीन इम्पैक्ट जो होगा, स्कल जब जाके लगेगा, मूविंग स्कल टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कहते हैं कूप इंजरी, COUP, ब्रेन के ऊपर जो एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट जहाँ पे हेड लगाया जाके, ये भी आगे दिखाता हूँ, पहले ये देख लो। विंडस्क्रीन इम्पैक्ट है, व्हिप्लैश इंजरी, चेस्ट इंजरीज है, फ्रैक्चर्स ऑफ जहाँ वो इम्पैक्ट आ रहा है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट है यहाँ पे और इनडायरेक्ट है मैंने आपको बताया था, जो आपने बताया भी पेल्विक गर्डल पे, ठीक है, शोल्डर गर्डल पे, रिस्ट पे, ये फ्रैक्चर एरियाज है। फ्रंटल इम्पैक्ट है तो सडन व्हीकल जो है वो डीएक्सेलरेट होगी, स्टॉप होगी, तो जो बंदा है वो जाके लगेगा आगे डैशबोर्ड पे, जो भी आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। रियर इम्पैक्ट जिस तरह आपने बताया है कि एकदम से कार एक्सीलरेट होगी, तो फिजिक्स का नेचर क्या कहता है कि बंदा एकदम से पीछे मूव करे, व्हिप्लैश इंजरी नेक की होगी, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक। अभी दिखाता हूँ पिक्चर में।
और लेटरल इम्पैक्ट उसमें भी साइड से शोल्डर या पेल्विक गर्डल या नेक में ये इंजरीज मिलेंगी। Test vehicle struck on the driver's side by a barrier or a moving deformable sled to simulate the impact of another vehicle. इसमें Beside भी नेक impact इंजरीज crashes, ज़्यादा the occupants of a vehicle are at risk of experiencing severe injuries due to the लेटरल रोटेशन भी है, तो स्पाइन फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसके अंदर लेटरल इम्पैक्ट के अंदर। अच्छा, ये विंडस्क्रीन जब टूटती है, अब तो ये दूसरी तरह की विंडस्क्रीन आ गई है ना, पहले होता था टूटती थी तो क्रश होके जाके फैलती थी, लेकिन अब वो गैस के साथ इस तरह बनाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट नहीं होती। पहले स्प्लिट होती थी, स्प्लिट होके जाके ऑक्यूपेंट्स के फेस पे या हाथों पे जाके लग जाती थी, तो वो इसी तरह लगता था जिस तरह परिंदे ने या किसी उसने चील ने पंजे मारे हैं इस तरह, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया बर्ड क्लॉ इंजरीज। ये शीशे आके जब लगते हैं या हाथों पे या चेहरे पे कहीं पे, तो इंजरीज जो प्रोड्यूस होती हैं उनको नाम दे दिया उन्होंने बर्ड क्लॉ इंजरीज। ठीक है, अगर ये आ जाए तो इसको आपको पता होना चाहिए। विंडस्क्रीन ब्रेक होती है, उसके पीसेस जाके लगते हैं फेस पे या हाथों पे कहीं पे भी, तो वो इंजरीज ऐसी लग रही होती हैं जिस तरह वो बर्ड क्लॉ इंजरी। फिर मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द साइट ऑफ इम्पैक्ट, ये फोर्स ट्रांसमिशन की वजह से। इंजरी टू पेडेस्ट्रियंस, अभी मैंने जो बात की है वो थी इंजरी टू द ऑक्यूपेंट्स, अब है इंजरी टू पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियन एक वॉक करते हुए जा रहा है, उसको गाड़ी आके लगी है, क्या क्या इंजरीज हो सकती है? एक बंदा चलता जा रहा है, दूर से गाड़ी आई है, उसने आके उसकी टक्कर मारी है जोर से, फ्रैक्चर हो सकते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन एट द लेवल जहाँ पे वो कार आके लगी है, एट द लेवल ऑफ स्पाइन। फिर उसके बाद फीमर, टिबिया, फिबुला, ठीक है, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। फिर अगर कार ने ब्रेक लगाई है कि नहीं लगाई, जब कार ब्रेक लगाती है तो फिजिक्स का नेचर है कार का, वो एकदम से ब्रेक से वो थोड़ी डाउन होती है, तो उसका वो फ्रैक्चर का लोकेशन पता लग जाता है किस जगह पे है। फिर और टक्कर लगी, पेडेस्ट्रियन को वो गिरा गाड़ी के ऊपर, ठीक है, उसका सर लगा विंडस्क्रीन पे, हेड इंजरी पे होगी साथ, या अगर ज़्यादा स्पीड थी तो वो रोल करता हुआ गाड़ी के ऊपर से दूसरी तरफ जाके गिरा बैक पे, तो वो जब बैक पे जाके गिरेगा प्राइमरी और सेकेंडरी इंजरीज आ जाएंगी उसको। प्राइमरी कौन सी थी? जो कार हिट की है आगे एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो हुआ। उसके बाद सेकेंडरी कौन सी होती है? हिट करने के बाद वो गिरता है ज़मीन पे या रोल ओवर करके गिरता है जाके, उसके बाद जो इंजरी प्रोड्यूस होती है, फ्रैक्चर हो जाए, एब्रेजन हो जाए, लेसरेशन हो जाए, या कोई कार ऊपर से गुजर जाए, ये सेकेंडरी में आ जाती है। ठीक है, ये अगर आपको इस तरह पता हो आप खुद भी लिख सकते हो। ये प्राइमरी, उसके बाद गिर के ये क्रशिंग होगी सेकेंडरी, इस तरह से याद रखो। ये मेल ड्राइवर भी हो सकता है, जरूरी नहीं फीमेल ड्राइवर। इस तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट इंजरी इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट बिटवीन द व्हीकल एंड द पेडेस्ट्रियन। इसमें हमने लोकेशन देखनी होती है कि क्या फ्रैक्चर है, किस तरह का फ्रैक्चर है, और जो मेडिकल लीगल या जो आपने उसमें इंजरीज नोट करनी होती है, जो आपने इंजरीज नोट करनी होती है वो आपने हमेशा, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आपने लिखना होता है कि क्या इंजरी है। अगर इंजरी ब्रूज है, एब्रेजन है, लेसरेशन है, लिखना होता है वहाँ पे कि ये जो इंजरी नजर आ रही है इट इज़ लुकिंग लाइक अ ब्रूज या एब्रेजन है या लेसरेशन है, ये साइज है, ये लोकेशन है, ठीक है, इसके साथ फ्रैक्चर है। आपने मेंशन करना होता है जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो किसका है? पुलिस का। आपने सिर्फ अपनी फाइंडिंग देनी होती है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मेडिकल लीगल एक्सपर्ट हो, चाहे फोरेंसिक एक्सपर्ट हो, आपने सिर्फ अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना होता है या अपने डॉक्यूमेंटेशन में वो चीज़ मेंशन करनी होती है। पुलिस अगर मेडिकल लीगल हो रहा है तो वो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना कि अगर वो फ्रैक्चर हुआ है उसका, तो उसका ब्लड का, अगर उस बंदे का ब्लड है वो गाड़ी में मिला है कि नहीं मिला, ये उनका काम है जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने अपनी इंजरीज मेंशन करनी है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के।
आपने बताया था फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ लंबर वर्टिब्रा, thoracic vertebra, slipping of femoral head of out of acetabulum, femur fracture, tibia, fibular fracture कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था रोल ओवर करके बंदा गिर पड़ेगा पीछे। और दूसरी क्या हो सकती है कि फास्ट मूविंग है ये गाड़ी, उसने उठा के परे मारा, दूर जाके गिरा बंदा आगे का। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अब जाके गिर गया, उसने कार ने ब्रेक अप्लाई नहीं की तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबव अगर हिट हुई है या कार की स्पीड बहुत ज़्यादा थी तो वो पेडेस्ट्रियन को उठा के दूर फेंक दी गाड़ी। ठीक है, तो ये दो तरह की इंजरी होती है, एक आगे जाके गिरेगा, एक रोल ओवर करके कार के पीछे। प्राइमरी और सेकेंडरी इंजरीज का समझ आ गया। अब इंजरीज वो किसी तरह की भी हो सकती है, अभी मैंने आपको बताई है। प्राइमरी में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, फिर ये एब्रेजन, ग्रेजेस, इम्प्रिंट एब्रेजन जो मैंने उस दिन आपको बताया था, रेडिएटर मार्क्स, ग्रिल मार्क्स, टायर मार्क्स बॉडी के ऊपर मिल जाते हैं। फिर जिस पे एक्सीडेंट हुआ है, जिस बंदे का खून है वो गाड़ी के ऊपर लग सकता है, उसका क्लॉथ फाइबर लग सकते हैं, उसका टिश्यू लग सकता है। जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो उससे मैच करके देख सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में इस तरह से हेल्प होती है। ये इंजरीज है सारी जो हमें मिल सकती है। फ्रैक्चर ऑफ रिब्स, कंवल्जन क्या होती है? ग्राइंडिंग कॉम्प्रेशन, कंवल्जन, डीग्लविंग ऑफ स्किन, ये सारी ये होती है सिवियर इंजरी जो फेटल होती है। ये इनमें माइनर आ जाती है, मॉडरेट आ जाती है, फिर ये सिवियर या फेटल इंजरी जो मैंने पहले आपको क्लासिफिकेशन दिखाई थी। ये बम्पर फ्रैक्चर जो होता है टिबिया और फिबुला में हमें मिलता है, ये इसको हम कहते हैं इट इज वेज शेप फ्रैक्चर। एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट उसकी बेस होगी और जो फ्रैक्चर जो मिलेगी बोन हमें उसकी ट्रायंगल के जो कॉर्नर होंगे वो ऑपोजिट साइड पे होंगे टू द इम्पैक्ट। इस तरह का होता है ये बम्पर फ्रैक्चर, वेज शेप फ्रैक्चर जो होता है ये। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना, बम्पर फ्रैक्चर इज वेज शेप फ्रैक्चर, जहाँ पे इम्पैक्ट होगा उस जगह पे वो बेस होगी उसकी, और वो जो फ्रैक्चर की तरह बोन इस तरह टूटेगी वो फ्रंट से इस तरह उसका वो जो लॉ फिजिक्स के लॉ के हिसाब से बोन इस तरह से क्रैश करेगी, टूटेगी, डिसलोकेट होगी। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई की थी कि नहीं की थी। वो मैंने आपको इसमें बताया था कि ब्रेक सप्लाई होगी तो गाड़ी थोड़ी सी स्लो डाउन होती है, तो हील से लेके फ्रैक्चर तक का लोकेशन का डिस्टेंस हम देख लेंगे, तो गाड़ी की हाइट हम देख लेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो वो ये देख के बता सकते हैं कि अगर ब्रेक्स पर अप्लाइड या कार फास्ट मूव करके भाग गई। ये इंजरीज थी जो मल्टीपल मैं आपको बता रहा था। काउंटर कूप इंजरीज, फिर ये जैक नाइफ इंजरी या विप्लैश इंजरी, उसके बाद बर्ड क्लॉ इंजरीज, क्रशिंग इंजरीज, टायर मार्क्स, ये सारी हमें इसमें मिल सकती है। स्कल के ऊपर पोस्ट कंकशन सिंड्रोम, हेडेक, डिजीनेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, एक्सीडेंट होता है उसके बाद बंदा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, उसके बाद कार में बैठने से डर जाता है, रोड पे जाने से डर जाता है कुछ अर्से के लिए, ये चीज़ें मिल सकती हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया, एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद बंदा थोड़ी देर के लिए एमनीजिया की कंडीशन में चला जाता है, भूल जाता है। ठीक है, एंट्रोग्रेड या रिट्रोग्रेड कुछ अर्से के लिए रहता है, फिर ठीक हो जाता है। एमनीजिया क्या होता है? मेमोरी कुछ अर्से के लिए फेड आउट हो जाती है। एंट्रोग्रेड आगे की, रिट्रोग्रेड पीछे की, कुछ अर्सा पीछे की। ये है तो काउंटर को इंजरी जो मैंने अभी आपको बताई थी। मूविंग हेड है, स्ट्राइक करेगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे, can cause injuries. तो एट द साइड ऑफ During one इम्पैक्ट जो such इंजरी होगी injury, called उसको हमने नाम दे दिया कूप इंजरी। or acceleration, एक्सेलरेट deceleration हुआ है injury. ब्रेन, The brain bounces back और ये and विप्लैश इंजरी भी साथ ही नजर आ रही है। तो एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट जो इंजरी होगी उसको कहते हैं कूप इंजरी, और
अवे फ्रॉम द साइड ऑफ इम्पैक्ट जो ब्रेन पे इंजरी होगी उसको कहेंगे काउंटर कोप इंजरी। ये एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ नेक, ये है व्हिप्लैश इंजरी या जैक नाइफ इंजरी। जैक नाइफ क्या होती है? वो चाकू होता है जो इस तरह खुल जाता है, बांध रहता है, उसको उस तरह नाम देंगे। यही है, उसको मल्टीपल नाम दिया। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन इफेक्ट है, जो कि मैंने आपको बताया। ये कूप काउंटर कूप इंजरी, ये मल्टीपल इंजरीज मिल सकती हैं। रप्चर ऑफ लिवर, लंग्स, किडनीज, पेल्विक फ्रैक्चर, शोल्डर गर्डर फ्रैक्चर, ये सारी चीज़ें आप खुद मेंशन कर सकते हैं। इसमें ऐसी कि बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें एक दो है, बाकी आप खुद भी लिख सकते हैं। ये व्हिप्लैश इंजरी के अंदर क्या होता है? फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रा, head, ये सर्वाइकल लेवल पे होता है। हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर फ्लेक्शन, जो भी मैंने आपको बताया। जैक नाइफ इंजरी भी कहते हैं इसको। अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस क्या है? हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर ड्राइवर है तो उससे हिस्ट्री ले सकते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, एग्जामिनेशन ऑफ द कार। आपने एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम करना है और ड्राइवर करना है, और जो विक्टिम कार है वो मेडिकल लीगल एक्सपर्ट करेंगे। उनको आपस में उनकी इंजरीज मैच करनी है कि अगर ब्लड फाइबर मिला है, हेयर फाइबर मिला है, ब्लड मिला है, ये क्लोथिंग का मिला है कार के ऊपर से, तो वो मैच करके बता सकते हैं कि ड्राइवर मार के तो नहीं भागा, ये वही ड्राइवर है कि नहीं है। फिर इसमें कंपनसेशन होती है नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग, तो आप लॉ के अंदर पढ़ोगे कि रैश ड्राइविंग के अंदर क्या सजा है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अंदर क्या सजा है। ये विक्टिम के ऊपर जो इंजरीज होंगी वो आपने नोट करनी है कहाँ है, कोई मिस नहीं करनी, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होंगी। फिर उसके बाद एविडेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? जो ड्राइवर है वो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ जी, मैंने नहीं मारा, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस है, कोई बंदा सामने खड़ा हो वो कहता है मैंने देखा है, यही था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सर्कमस्टेंसेस से कि उस जगह पे टायर मार्क्स मिले, उस जगह पे उसका ग्लास मिला है उसी गाड़ी का है कि नहीं है, ब्लड मिला है तो वो उसी विक्टिम का है कि नहीं है। ये सारे सर्कमस्टेंसेस आपको जब मिलते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, ये भी लॉ के अंदर आप डिटेल से पढ़ोगे। ये सारी चीज़ें इसमें काम आती हैं फिर इन्वेस्टिगेशन में और जस्टिस करने में। फिर व्हीकल डैमेज होता है, उसका क्लेम होता है, वो इंश्योरेंस क्लेम वगैरह होता है, वो उनमें आ जाता है। बस खत्म हो गया। लास्ट है पॉइंट्स फेवरिंग द सुसाइड। एक तो मैंने आपको बताया था सिंगल व्हीकल, ठीक है, क्रैश इनटू द फिक्स ऑब्जेक्ट, एविडेंस ऑफ ओवर स्पीडिंग, फिर ब्रेक्स की रोड पे हमें कोई एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स नहीं मिलेगी, ठीक है। सुसाइड भी हो सकता है लेकिन एक्सीडेंटल भी हो सकता है, ब्रेक्स फेल भी हो सकती है, लेकिन इनको आपस में आपने देखना होता है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, उसकी फैमिली से हमने हिस्ट्री लेनी होती है, ये सारी चीज़ें फिर आपस में इंटरलिंक है। जो ऑटोप्सी का आपने किया था कि सुसाइड का केस है तो उसमें आपने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करनी है। ये से एविडेंस क्या होता है? वैसे